चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम अभी तक वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ रहे थे और हमने देखा कि किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो हम अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो या फिर अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन रो लिख पा रहे थे। अगर फ्लूइड्स हुई, फ्लूइड्स मतलब गैसेस या फिर लिक्विड्स हुए तो बल्क मॉडुलस यूज़ कर लेंगे, और अगर सॉलिड्स हुए तो हम लोग यंग्स मॉडुलस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब एक हेडिंग और लिखिए, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें दो कैलकुलेशंस हैं, एक कैलकुलेशन न्यूटन की और एक दूसरी कैलकुलेशन उसका हल्का सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो एक बात सुनिए बेटा, सबसे पहले न्यूटन्स कैलकुलेशन। हमें पता है कि साउंड अगर प्रोपेगेट हो रही है तो किसी भी मीडियम के अंदर, खास तौर से एयर के अंदर, एयर बड़ा ऑफ कोर्स फ्लूइड है, तो साउंड की वेलोसिटी को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ऐसे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एयर का बल्क मॉडुलस आना चाहिए। अब एयर का बल्क मॉडुलस निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि साउंड का प्रोपेगेशन कैसा प्रोसेस है। मैं एक बार इस बात को बोलूं कि न्यूटन सर ने यह माना कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा न्यूटन सर ने अज्यूम किया कि साउंड अगर प्रोपेगेट होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पी इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो न्यूटन सर ने ऐसा माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड बेटा हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स, आर टी, ये सब कांस्टेंट, तो पी इंटू वी भी तो कांस्टेंट। ऐसा न्यूटन सर ने माना। P इंटू वी अगर कांस्टेंट है तो इसका बल्क मॉडुलस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आई रियली होप आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखा रखा है कि बल्क मॉडुलस इज सिंपली माइनस dp अपॉन dv इंटू वी। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। करता हूं बेटा, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, p वैसा का वैसा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन dv, प्लस अब v ऐसा का ऐसा, p का डिफरेंशिएशन dp, और राइट साइड में कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो। यहां से मेरे पास dp बाई dv आ गया, बड़ा इसको इधर ले गया, एंड दैट इज माइनस p बाई v। तो आपके पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई है। अगर मैं साउंड की प्रोपेगेशन को आइसोथर्मल प्रोसेस मानता हूं तो आपके पास बड़ा वैल्यू आ गई है माइनस p बाई वी, माइनस p बाई वी इंटू वी, v से v कैंसिल, एंड बल्क मॉडुलस कम्स आउट टू बी प्रेशर। तो बड़ा बल्क मॉडुलस जो है वो प्रेशर के बराबर आ गया। फेयर इनफ। इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो न्यूटन सर ने निकाली उसका फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन रो, अंडर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन रो। ये बड़ा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला फॉर्मूला कोई एग्जैक्ट है, बट ये वाला जो फॉर्मूला है ये न्यूटन सर ने निकाला। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज रखता हूं, तो बेटा अपना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करूं तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करें तो हमारे आस पड़ोस में जो प्रेशर है उसकी बेटा वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ होती है, एंड डेंसिटी ऑफ एयर बेटा अपने निकाली होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि डेंसिटी कितनी होती है एयर की नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। हाँ बड़ा लगभग 1.225 kg पर मीट्रिक क्यूब। तो बेटा kg पर मीट्रिक क्यूब तो पहले से ही ऐसा ही यूनिट है ही। आपके पास ये आ गया। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं, दैट इज अंडर रूट ऑफ
10.1 अपॉन 1.225 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ का रूट बड़ा वो 100 आ गया। एक बार करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना आता है ये। हाँ बेटा 10.1 डिवाइडेड बाई 1.225 आ गया। इसका रूट निकाल लेते हैं। 2.87 आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2.87 इंटू 100। इस फॉर्मूले से अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं तो 287 मीटर पर सेकेंड आती है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर मैं एक्सपेरिमेंटली निकालता हूं, यही वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो बड़ा रफली 330 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। इसका मतलब न्यूटन सर की कैलकुलेशन में हल्की फुल्की कोई दिक्कत थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हिज कैलकुलेशन वाज नॉट दैट कंप्लीट। न्यूटन सर की कैलकुलेशन में हल्का फुल्का इशू था। ठीक है, तो न्यूटन सर की कैलकुलेशन को एक हल्का सा करेक्शन किया गया एंड दैट वाज डन बाय लैपलास। तो एक छोटा सा करेक्शन है, उस करेक्शन को भी देखते हैं। दैट इज लैपलास करेक्शन। लैपलास ने माना कि साउंड का जो प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, रेदर वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। उन्होंने इवन इस बात के पीछे लॉजिक भी दिया कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे। उन्होंने कहा कि साउंड का प्रोपगेशन इतना फास्ट है कि किसी भी एयर कॉलम में बाहर से अंदर हीट आने का और अंदर से बाहर हीट जाने का वक्त ही नहीं मिलता, और इस कारण से लैपलास ने कहा कि हम इसको एक एडियाबैटिक प्रोसेस मान सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का अर्थ यही है कि जिसके अंदर हीट का आदान प्रदान ना हो। सो लैपलास अज्यूम्ड दैट propagation of sound is adiabatic process। और एडियाबैटिक प्रोसेस में PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं होता, बल्कि PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। प्रेशर जो और जो वॉल्यूम है वो इस तरह से रिलेटेड होते हैं। सर ये गामा क्या है बेटा? गामा जो है वो अलग अलग गैसेस का अलग अलग हो सकता है। आप इन गैसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला, आपकी मोनोटोमिक गैसेस। जितने भी आपकी मोनोटोमिक गैसेस हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, उनके लिए गामा जो होगा बेटा वो होगा 1 + 2/3। ये जो नीचे लिखा हुआ है बेटा, वैसे फॉर्मूले में 1 + 2/f होता है। f का एक नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने ना अगेन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ भी रखा होगा, ना भी पढ़ रखा हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 1 + 2/3, दैट कम्स आउट टू बी 5/3, दैट इज 1.67। जितनी भी आपकी मोनोटोमिक गैसेस हो उनके लिए आप गामा याद कर सकते हो कि 5/3 होगा। इसी तरह से आपकी जितनी भी डाइएटोमिक गैसेस होंगी, मतलब बेटा जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह, उनका गामा होगा 1 + 2/f। जो आपकी डाइएटोमिक गैसेस हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। कितना होता है बेटा? 5। अगेन आपने केमिस्ट्री में देख रखा होगा, नहीं भी देख रखा तो कोई इतना इशू नहीं है। दैट कम्स आउट टू बी 7/5। 7/5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.4। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलीएटोमिक गैसेस है, मैं रफली लिख रहा हूँ बेटा ये वाली बात, हालांकि इसकी डिटेल और भी होंगी, हम कभी ना कभी पढ़ भी लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अमोनिया गैस, उस केस में गामा जो होगा वो होगा 1 + 2/f। बेटा आपकी पॉलीएटोमिक गैसेस जो है उनकी जो f है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 6 होती है, और कुल मिलाकर गामा की जो वैल्यू है वो आपके पास 4/3। 4a वाइल आप सिर्फ और सिर्फ याद रख सकते हो कि मोनोटोमिक का गामा 5/3, डायटोमिक का गामा 7/5,
और पॉलीएटॉमिक का गामा 4/3। आप इस तरह से याद रख सकते हो, बाकी तो ठीक है। और आप कह सकते हो कि अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है, उसके बीच में कारण भी कह रहा हूं कि अगर आपके मान लीजिए कोई साउंड है, उसके ट्यूनिंग फोर्क ने इस तरह से बड़ा वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, साउंड का प्रोपगेट करना स्टार्ट हुआ, तो किसी भी कॉलम के अंदर जब साउंड जा रही होगी तो साउंड इतनी फास्टली निकलती है कि बाहर से अंदर हीट आने या अंदर से बाहर हीट जाने का समय नहीं मिलता। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे किसी प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान जीरो होता है, मतलब DQ जीरो होता है, हीट नहीं आती। हीट नहीं आने को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। और इस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड लाइक दिस कि PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ऐसे में अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बल्क मॉडुलस। अगर बल्क मॉडुलस पता लग गया तो मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड भी पता लग जाएगा। अब सुनना बच्चों, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हम देख चुके हैं बेटा, कितना आया था? -dP अपॉन dV इंटू V। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो, P वैसा का वैसा, V रेज़ टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन होगा गामा टाइम्स V की पावर गामा -1 इंटू dV प्लस V रेज़ टू पावर गामा वैसा का वैसा, P का डिफरेंशिएशन dP, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, V रेज़ टू पावर गामा -1 कैंसिल, गामा टाइम्स P dV इज इक्वल्स टू -V इंटू dP। यहां से मैं dP अपॉन dV बड़े आराम से लिख सकता हूं माइनस गामा P/V। यहां पर लिखा तो माइनस dP अपॉन dV को मैं लिख सकता हूं माइनस गामा P/V इंटू V। बड़ा वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप चाहो तो याद रख सकते हो कि बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो गामा टाइम्स P आएगी। अच्छी बात है बेटा। मुझे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड से मतलब है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर in which we assumed that the propagation of sound is basically a adiabatic process. So the bulk modulus will becomes gamma times P upon rho. ये बड़ा आपके पास velocity of sound आ जाएगी। ये फॉर्मूला है लेप्लास ने और न्यूटन सर ने जो कैलकुलेशन की, दोनों में सिर्फ और सिर्फ इस गामा का ही डिफरेंस था। अब हमारे आस पड़ोस में अगर देखें, हमारे नेचर में अगर देखें तो एयर में मोस्टली दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें मोस्टली गैसेस वो हैं जो डायटोमिक हैं। और अगर डायटोमिक है तो हम मान सकते हैं कि हमारी गैस का जो गामा है वो 7/5 है। चेक करते हैं कि इस फॉर्मूले से जो आंसर आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, क्या वो प्रैक्टिकल आंसर के आसपास आ भी रहा है या नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला मैंने वो लगाया जो लेप्लास ने बताया, लेप्लास सर ने बताया। तो कैसा आएगा? अंडर रूट ऑफ गामा, गामा इज ऑफ कोर्स 7/5, P इज 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन बेटा रो। डेंसिटी ऑफ एयर अगेन बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ भी रखी होगी, मोल कंसेप्ट वगैरह के अंदर, मैं भी लिख देता हूं। डेंसिटी बेटा एयर की 1.225 kg पर मीट्रिक क्यूब के आस पड़ोस में आती है। ठीक है, ये वैल्यूज रखते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं, √7 इंटू 1.01 अपॉन 5 इंटू 1.225। एक पॉइंट इधर ले आता हूं, ये 10⁴, 10⁴ अगर बाहर आए तो बाहर 100 आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं तो बेटा ऐसे कन्विंस करने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, बाकी तो ठीक है बेटा, तुम जानते हो आंसर वही आएगा। बट इसका रूट वगैरह निकालते हो तो दैट इज 3.39 इंटू 100 और दैट कम्स आउट टू बी 339 मीटर्स पर सेकेंड। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए उन एक्सपेरिमेंट से वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आई वो 330 और 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास ही आई। तो एक्सपेरिमेंट से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रही थी और लेप्लास करेक्शन के बाद जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रही थी वो एग्जैक्टली सेम सी आ रही थी।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स दोनों में से कौन सी कैलकुलेशन मोर एक्यूरेट है, तो आप कह सकते हो कि न्यूटन सर की कैलकुलेशन के मुकाबले लैप्लास की इक्वेशन, सॉरी थोड़ा जो करेक्शन था उसके बाद जो आंसर है वो ज़्यादा करेक्ट है। आई होप इट्स ओके। आगे से आप याद रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। हालांकि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला तो बेटा अब भी मैंने चेंज नहीं किया है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला बल्क मॉडुलस अपॉन रो ही है। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एयर के लिए जो बल्क मॉडुलस होगा उसकी वैल्यू एयर का गामा पी बाई रो है। ऐसे तो ये हमें थोड़ा सा ठीक है मैनेज करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो आप कह सकते हो कि एयर के लिए बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स पी है और इससे हमारा बड़ा आराम से काम बन जाता है। चलिए इसको आगे और देखते हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आई उसके फॉर्मूले को हम हल्का सा और आगे देखते हैं। अभी तक हमने कहा कि एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ जो भी एयर है उसका गामा, एयर का प्रेशर अपॉन एयर की डेंसिटी। हमने ऐसा कहा। हम इस प्रेशर को, डेंसिटी को टेम्परेचर, मोलर मास वगैरह से भी रिलेट कर सकते हैं। सुनिएगा, आप लोगों ने हल्का फुल्का बड़ा केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज nRT, where n is number of moles, r is gas constant and t is temperature. प्रेशर ठीक है बेटा, वॉल्यूम ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज मास अपॉन मोलर मास। इस मोलर मास को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं P इंटू एन इज मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू RT। And we know that कि mass of gas upon volume of gas is of course density of gas। तो आप कह सकते हो कि Pm is equals to rho RT। और यहां से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो P by rho है उसको हम RT upon M लिख सकते हैं। इसे हम RT upon M लिख सकते हैं। यहां पर इसी में मेरे पास एक फॉर्मूला और बन गया कि दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा, ठीक है, P by rho को मैं लिख सकता हूं RT upon M। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर और डेंसिटी दे दो तब भी आप आंसर निकाल दोगे, टेम्परेचर और मोलर मास दे दो तब भी आप आंसर तो निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक बात और कहूंगा मैं, गामा का अर्थ तो आपको समझ में आ गया। आर जो है ये बेटा आपके पास गैस कांस्टेंट है, सॉरी आर जो है बेटा इसकी वैल्यू हम लोग यहां पर 25/3 या फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लिखते हैं। केमिस्ट्री में बेटा आप 0.0821 लिखते हो क्योंकि बेटा उसमें आप सारे के सारे आंसर लीटर, एटीएम वगैरह में लिखते हो। यहां बेटा अपन लोग सारी चीजें SI यूनिट में यूज करते हैं, तो आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 8.314 या 25/3। मोस्टली हम 25/3 वैल्यू यूज कर लेते हैं। T आपका टेम्परेचर है, T जो है वो उस गैस का टेम्परेचर है। ये जरूर याद रखें कि गैस का टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर लेना है, हमेशा केल्विन में। और कैपिटल M जो है ये हमारे गैस का मोलर मास है। जिस भी गैस के अंदर आपकी साउंड जा रही है उस गैस का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ मीडियम गैस। जो भी बड़ा मीडियम है वो मीडियम कौन सी गैस का, उसका मोलर मास लिखना है। मोलर मास लिखने में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं सुनना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास मेरे बच्चे बोलेंगे सर याद है हमें, दैट इज 32 ग्राम्स पर मोल। सर केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है, अकेले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो यहाँ पर O2 है तो 32 ग्राम पर मोल। इसका ये अर्थ नहीं कि हम यहाँ पर 32 लिख देंगे। सारा का सारा सवाल अगर आप SI यूनिट में अगर सोल्व करो तो इसे भी SI यूनिट में लिखो। इसे SI यूनिट में अगर आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 32 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। ये एक ऐसी गलती है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। तो मैं पहले बोल दूं कि यहाँ पर आप मास जो है वो बड़ा kg के अंदर रखें। जब बाकी सारी चीज़ें आप SI यूनिट में लिख रहे हो तो इसे भी आपको SI यूनिट में ही लिखनी चाहिए। फिर ना आसान सा एक काम था, कोई बहुत भारी काम तो बड़ा ये था नहीं। चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे, और ना आप ऐसे ही मतलब एक्सप्रेशन में आंसर छोड़ सकते हो, कोई इतना मस्ट नहीं है कि आप उसे पूरा सॉल्व करो।
सवाल है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस एट 7 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन गैस में 7 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? निकाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो नाइट्रोजन गैस जो है उसका मोलर मास हम जानते हैं। अकेले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बेटा मेरे ख्याल से 14, तो N2 ऑफ कोर्स 28, तो इसका मोलर मास आप कह सकते हो कि दैट इज 28 ग्राम पर मोल। मुझसे पूछ गामा क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन का गामा बेटा सिखा रखा है, दैट इज 1 + 2/f। नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 5 बताई थी, या मैंने आपको सीधा ही याद करा दिया था कि गामा की वैल्यू 7/5 होगी। रही बात टेम्परेचर की, तो ऐसे गवारों की तरह बेटा 7 डिग्री सेल्सियस में लिख देना, बल्कि हम लिखेंगे कि मुझे केल्विन में लिखना है, तो दैट इज 7 + 273 बट दैट कम्स आउट विद 280 केल्विन। मुझे पूछा गया कि स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस, बड़े आराम से, स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस विल बी √ऑफ गामा। गामा है 7/5 आर। बेटा आर SI यूनिट में लिखें, 8.314 भी लिख सकते हो, 25/3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 25/3। टेम्परेचर 280 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास लिखने में गलती ना करें, सिर्फ 28 ना लिखें, बल्कि ढंग से लिखें कि इट इज 28 × 10⁻³ सर ऐसा क्यों बेटा? ये ग्राम में था, किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो मस्ट है। ये बेटा ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो ये 10⁻⁴ आ गया। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया वो 35/3 का रूट इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो बेटा एक बार वैल्यू भी निकाल सकते हो, नाइट्रोजन गैस में इस टेम्परेचर पर साउंड की बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, बड़े आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार निकाल लेते हैं बेटा, कितना है 35 डिवाइडेड बाई 3, इसका रूट निकालना है मेरे को। हाँ ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड आ गई है 341 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड आ गई है 341 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। फेयर एनफ। ऐसे ठीक है बेटा, खूब सारे सवाल बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सा टास्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मोस्टली जो गलती करते हैं बेटा वो यहाँ करते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई गलती ऐसे सच कोई बहुत बड़ी गलती है। जो गलती होती है मैंने यहीं पर आपको लिख दी है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे कई सवाल होते हैं जिसमें ना ऐसे बता रखा है कि ना नाइट्रोजन गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड, नाइट्रोजन गैस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है, तो बताओ ऑक्सीजन गैस के अंदर उतने ही टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार। तो उस केस में तो क्या है कि कई लोग है ना मोलर मास ग्राम में लिख के भी काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बेटा तुम √γ/RT/m लगाओगे, इसमें भी √γ/RT/m लगाओगे, दोनों में m अगर ग्राम पर मोल में होगा तो ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएगा। तो जब अक्सर रेशियोज वगैरह की बात होती है ना, तब तो तुम कोई से भी यूनिट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट्स कैंसिल हो जाती है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर सवाल करते हो तो बेटा आपको थोड़ा सा एक्यूरेटली करना ही पड़ता है, कोई चारा ही नहीं है, करना ही पड़ता है। आई होप इट्स ओके। बहुत ही आसान सा काम था, टफ काम तो बेटा ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं था, है ना, बड़े आराम से वाला काम बना सकते हो। ऐसे बेटा एक सवाल और पूछ रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज रखनी, कोई ऐसे बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके पास मीडियम में सिर्फ और सिर्फ हीलियम गैस है, और उस हीलियम गैस का जो प्रेशर है बेटा वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसकी जो डेंसिटी है वो 0.8 kg/m³ है। और मुझसे पूछा है कि फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस। इस हीलियम गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, जिसके अंदर हीलियम गैस का प्रेशर ये है और डेंसिटी ये है। जब प्रेशर और डेंसिटी दे दिया तो ऑफ कोर्स सवाल चीख चीख के कह रहा है कि फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं करना, ये वाला यूज करना है।
कर लेंगे। और अच्छी बात है कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ पहले से ही एस आई यूनिट में दे रखी है। अगर वैल्यूज़ एस आई यूनिट में ना दे रखी होती तब हमें ऑफकोर्स पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब तो हमें कुछ खास लोड है ही नहीं, हम सीधा बोलेंगे कि सर काश हमें गामा पता होता। बड़ा गामा मोनोटोमिक गैस है, मैंने शायद आपको याद करा रखा है, मोनोटोमिक गैस का बड़ा गामा होगा 1+2/3। बड़ा ये कितना होगा 5/3, मैंने आपको याद करा रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज √5/3 गामा आर। आर है, सॉरी मैं तो गामा RT/m फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं बेटा, गामा लिख दिया, P/ρ लगाऊंगा। P कितना 2 × 10⁵ रो, गामा लिख दिया, P लिख दिया रो, बड़ा रो इज ऑफ कोर्स 0.8। ठीक है बच्चों, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, करूँ इसको सॉल्व। बड़ा ऊपर तो आ जाएगा मेरे ख्याल से √5 दूनी 10 100, और नीचे आ जाएगा 2.4, और बाहर बेटा 100 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक लेना बेटा, मैंने 1 0 इधर लिया, 5 दूनी 10 और 100, 10⁴ का बड़ा रूट बाहर निकाल लिया, 100/2.4, 100/2.4 का रूट निकालते हैं बेटा, 100/2.4, ये थोड़ा 41.66 है, और इसके रूट की अगर बात करें तो 6.45। तो बड़ा वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी 645 मीटर पर सेकेंड। तो इस हीलियम गैस के अंदर, जिसमें प्रेशर ये है और डेंसिटी ये है, उसके अंदर आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो वो 645 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कोई बहुत टफ काम नहीं। आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर सकती है। आगे चलते हैं। हमने जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला निकाला वो प्रेशर पर, डेंसिटी पर, टेम्परेचर पर इस तरह से वेरी कर रहा था, हमने उसको ढंग से देखा भी। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक वेलोसिटी ऑफ साउंड को ऐसे देखा कि दैट इज √of गामा RT/m। अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, और अगर आपने टेम्परेचर को केल्विन में अगर 4 गुना कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दुगना हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में 9 टाइम्स कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपकी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। तो स्पीड ऑफ साउंड की डिपेंडेंसी एक बार लिख लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहली बात, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑफ कोर्स एयर का जो टेम्परेचर वो लिखना किस में है, केल्विन में लिखना है, अदरवाइज बड़ा बात नहीं करेंगे। ठीक, आप कह सकते हो अगर आपने टेम्परेचर को T से अगर 40 कर दिया तो स्पीड ऑफ साउंड बेटा V से 2V हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर अगर मान लीजिए बेटा अगर 90 कर दिया तो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड बेटा आपकी 3V हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर 16 टाइम्स कर दिया तो ऑफ कोर्स आपकी स्पीड ऑफ साउंड बेटा कितनी 4V हो जाएगी। कह सकते हैं ऐसा। टेम्परेचर में अगर स्मॉल चेंज हो गया तो उसके कारण भी स्पीड में हल्का सा अंतर आएगा, वो भी देख सकते हैं। सुनना बेटा इस बात को, गामा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, M कांस्टेंट, मैं कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड इज सम कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर की पावर हाफ। अगर मैं टेम्परेचर में हल्का चेंज करता हूं, स्मॉल चेंज करता हूं, तो क्या होगा वो भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में स्मॉल चेंज होगा तो ऑफ कोर्स स्मॉल चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड भी होगा। वो स्मॉल चेंज कितना होगा, ऑफ कोर्स वैल्यू रख के आंसर बताया जाएगा, लेकिन हम हल्का सा एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, सुनना बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार है ना लॉग लो। मैं कह सकता हूं लॉग ऑफ V इज लॉग ऑफ कांस्टेंट प्लस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ T। आई होप बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज तो आती होगी हल्की फुल्की। इस पूरे को डिफरेंशिएट करो, लॉग V का डिफरेंशियल आएगा 1/V इंटू dV, के तो बेटा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल आएगा 0, प्लस हाफ टाइम्स लॉग T का डिफरेंशियल आएगा 1/T
इंटू डी टी। अगर आपका टेम्परेचर का चेंज स्मॉल है तो आप ऐसा कह सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर इंटू 100। ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। मैं लिख सकता हूं dV अपॉन V इंटू 100। यह आ गया परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आपका टेम्परेचर मैंने 2% इंक्रीज कर दिया तो बेटा मैं यहां पर 2% लिख दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका स्पीड ऑफ साउंड जो वो 1% बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 1% इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर 0.8% घटा दूं, किसमें? केल्विन में, तो ये बेटा ऑफ कोर्स -0.8 आ जाएगा। 0.8 से बेटा 0.2 कैंसिल, 0.4 बच जाएगा। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी जाएगा -0.4%। माइनस का मतलब वेलोसिटी घट रही है, तो आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 0.4%। लेकिन ये बात आप सिर्फ तभी कह सकते हो जब चेंजेस बहुत ही छोटे हो, अदरवाइज बड़ा आप ऐसी बातें नहीं कह सकते हो। तो टेम्परेचर में अगर हल्का फुल्का चेंज आया तो आप बड़ा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज बड़ा चेंज है तो ऑफकोर्स आप फॉर्मूला में वैल्यूज रख ही दोगे। अगर ये लॉग वाली चीज़ सोचने में अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको हल्का फुल्का ये वाले बात बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी सिखा सकता हूँ। कैसे? सुनना। पहले स्पीड ऑफ साउंड है v इज इक्वल्स टू k t की पावर हाफ। अब मैंने क्या किया कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया और नया वाला टेम्परेचर आ गया k t प्लस डेल्टा टी। ऑफकोर्स नया टेम्परेचर आ गया तो स्पीड भी नहीं आ गई। नई स्पीड को मैंने लिख दिया v प्लस डेल्टा वी। थोड़ी सी बढ़ गई बेटा स्पीड, इतनी स्पीड बढ़ गई। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं k t की पावर हाफ को बड़ा बाहर निकाल लो, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी की पावर हाफ। डेल्टा टी जो है वो टी के सामने बहुत छोटा है। आपने टेम्परेचर हल्का सा चेंज किया है, तो आपको अगर याद हो तो हमने एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 1 के सामने काफ़ी छोटी है तो डेल्टा टी टी के सामने बहुत छोटा है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये 1 के सामने बहुत छोटा है। तो इसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं k टी की पावर हाफ, बड़ा इस हाफ को नीचे ले आओ, 1 प्लस डेल्टा टी हाफ टाइम्स टी। ये आ गई आपके पास नई स्पीड v प्लस डेल्टा वी। इसको अगर मैं अंदर लेके आऊं, बड़ा तो v लिखा हुआ है, k टी की पावर हाफ v टाइम्स 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन 2 टाइम्स टी इज इक्वल्स टू v प्लस डेल्टा वी। बड़ा ये v यहां से और यहां से क्या हो गया? कैंसिल। इस v को नीचे लेके आऊं तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन स्पीड अपॉन एक्चुअल स्पीड इज हाफ टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर। यह आ गया आपके पास चेंज इन स्पीड, यह आ गई है एक्चुअल स्पीड, यह आ गया चेंज इन टेम्परेचर, यह आ गया एक्चुअल टेम्परेचर। इस पूरे को आप फ्रैक्शन चेंज इन स्पीड भी कह सकते हो, इसे आप फ्रैक्शन चेंज इन टेम्परेचर भी कह सकते हो। दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास चेंज इन टेम्परेचर का परसेंटेज, मतलब परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर, और ये आपके पास जाएगा परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन ये सारे के सारे काम आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब टेम्परेचर का चेंज छोटा हो। अदरवाइज तो बड़ा ठीक है, आपने याद ही कर रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। फेयर एनफ। तो ये डिपेंडेंसी हम लोगों को याद रहनी चाहिए कि किस तरह से हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसी तरह से हमें एक बात और पता होनी चाहिए, और वो है कि ह्यूमिडिटी के साथ, मतलब हमारी एयर कितनी ह्यूमिड है उसके साथ भी बड़ा हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है। सुनना इस बात को। दूसरा पॉइंट, हमारी एयर जितनी ज्यादा ह्यूमिड होगी स्पीड ऑफ साउंड उस एयर के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादा ह्यूमिड होने का मतलब यह है कि एयर के अंदर जो वाटर का कंटेंट है ना,
जो वाटर का कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। वाटर की कंटेंट बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कैसे बढ़ी, सुनना इस बात को। अगर मान लीजिए कि आपकी एयर ह्यूमिड नहीं है, ह्यूमिड नहीं है तो तुम जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो ही जने होते हैं। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है बेटा वो 32 है, नाइट्रोजन का जो मोलर मास है बेटा वो 28 है। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन अमाउंट में ज़्यादा होती है एयर के अंदर, ऑक्सीजन कम होती है, तो इन दोनों का जो एवरेज आता है बेटा वो लगभग मोलर मास आता है 29 ग्राम पर मोल के आसपास। ठीक है सर 30 क्यों नहीं आया? बेटा 30 इसलिए नहीं आया क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है और नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो एवरेज जो होगा वो नाइट्रोजन की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही आपकी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ी इसका मतलब अब आपके पास ऑक्सीजन भी है, आपके पास नाइट्रोजन भी है और ऑफ कोर्स आपके पास वाटर भी है। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 है, नाइट्रोजन है उसका मोलर मास 28 है और ये H2O इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। अब पहले आप इन दोनों का एवरेज निकाल रहे थे, अब आप ऑफ कोर्स इन तीनों का एवरेज निकाल रहे हो। इन दोनों का एवरेज तो हम जानते हैं बेटा 29 के आसपास आता है। इन दोनों का अगर एवरेज निकालोगे तो जो भी मोलर मास आएगा वो पक्की बात है कि 29 से तो कम आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसका मोलर मास तो 29 के आसपास आ रहा है और इसका मोलर मास 29 से तो कम आएगा। और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू बेटा क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम। तो मोलर मास जो है वो हल्का सा कम हो गया है। मोलर मास अगर हल्का सा कम हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड आपकी हल्की सी बढ़ गई है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोलर मास जो है बेटा वो बढ़ जाएगा। मैं एक बात और बोल दूं कि ड्राई एयर जो है ये ज्यादा डेंस होगी और आपके जो ह्यूमिड एयर है बेटा वो लेस डेंस होगी। और इस कारण से आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी है कम तो ऑफ कोर्स उसमें स्पीड ऑफ साउंड है ज्यादा। तो जैसे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अगर आपकी एयर में वाटर कंटेंट्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे बेटा आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमिड एयर जो है वो ज़्यादा डेंस है, लेस डेंस है और उसका मोलर मास इफेक्टिवली कम है, और मोलर मास इफेक्टिवली कम है तो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। हम इस बात पे एक सवाल भी कर सकते हैं, हालांकि सवाल तो खूब सारे कर सकते हैं, एक थोड़ा टफ सा सवाल है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए सुनिए, आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि एक टनल है, बड़ा एक सुरंग है, ये इस सुरंग का एक एंड और ये ऐसे 1 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल है, ये टनल का दूसरा एंड। ठीक है, ये टनल का एक एंड x इक्वल्स टू 0, ये दूसरा एंड 1 किलोमीटर दूर, दैट इज ऑफ कोर्स 1000 मीटर। इसके अंदर कोई ना कोई गैस है, यूनिफॉर्म गैस है, मोलर मास m मान सकते हो, उसका बड़ा वो जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है गामा मान सकते हो। इस एंड पर टेम्परेचर 100 केल्विन है और ये टेम्परेचर लगातार लीनियरली बढ़ते 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 यहां पर जो टेम्परेचर है ये 900 केल्विन है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि टेम्परेचर यहां से लीनियरली बढ़ रहा है, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप लिख भी सकते हो टेम्परेचर इन टनल is increasing linearly from T1 is equals to 100 Kelvin to T2 is equals to 900 Kelvin। ठीक है, हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं है। ठीक है, हाँ गैस हर जगह सेम है, तो ऑफ कोर्स m हर जगह सेम है, गामा हर जगह सेम है। यहां से साउंड एंटर करती है बेटा, यहां से साउंड एंटर करती है
और यहां से जब साउंड एंटर करती है तो इस एंड पर जब साउंड एंटर कर रही है तो साउंड की जो वेलोसिटी है इस एंड पर, मैं उसे एक बार के लिए v1 लिख देता हूं। ये साउंड की जो वेलोसिटी है इस एंड पर 200 मीटर पर सेकेंड है। ऑफ कोर्स आगे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो बढ़ेगी। तो साउंड यहां से एंटर करती है, एंटर करते 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 दूसरे एंड से निकलती है। फेयर एनफ। स्पीड ऑफ साउंड at x equals to 0 and is 200 meter per second. Find speed of sound at other end. बट ऑफ कोर्स यही साउंड जब चलते चलते यहां पहुंचेगी तो यहां पर साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी वो पूछे, निकाल देंगे। हम कह सकते हैं कि यहां पर स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ जो भी गैस है उसका गामा आर, टेम्परेचर इन केल्विन कितना है बेटा 100 अपॉन मोलर मास इज m। यही साउंड जब चलते चलते यहां पर पहुंची तो स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ वही गामा क्योंकि वही एयर है, आर तो बेटा ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका आ गया 900 केल्विन अपॉन मोलर मास भी वही क्योंकि गैस तो वही है। ये हमारे पास थी बेटा कितनी 200 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड किया तो मेरे पास v1 अपॉन v2 मतलब 200 अपॉन v2 की वैल्यू आ गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ 100 बाई 900। और बड़ा v2 की वैल्यू आपने चेक कर ली होगी 600 मीटर पर सेकेंड। 600 यानी बेटा हाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 का बड़ा रूट कितना हो गया 3, 600 मीटर पर सेकेंड। तो जब साउंड यहां पहुंची तो उसकी वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बच्चों, इसी में अगला सवाल, फाइंड टाइम टेकन by sound to travel through the tunnel। इस पूरी टनल को क्रॉस करने में साउंड को कितना टाइम लगेगा मुझसे ये पूछा गया है। अगर पूरे रास्ते साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो हम ऑफ कोर्स बोलते कि 1000 मीटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इतना टाइम लगेगा, लेकिन साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो जरूर साउंड के पास कोई एक्सेलरेशन वगैरह रहा होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कुछ खास आइडिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये पता करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस दूर जब साउंड पहुंचेगी तो यहां पर साउंड की वेलोसिटी क्या होगी। बच्चे बोलेंगे सर यहां पर साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि यहां पर टेम्परेचर कितना है। कितना टेम्परेचर होगा निकाल लेंगे। सुनना, यहां पर 100 केल्विन है, यहां पर 900 केल्विन है, यहां से यहां तक टेम्परेचर बढ़ा है 900 केल्विन। 900 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा है 1000 मीटर पे। कितने पे 1000 मीटर पे। और हम जानते हैं कि लीनियरली बढ़ रहा है बड़ा टेम्परेचर, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर बढ़ रहा है। 1000 मीटर पर अगर सॉरी मैंने बड़ा उल्टा बोल दिया, यहां पर टेम्परेचर है 100 केल्विन, यहां पर टेम्परेचर है 900 केल्विन, तो यहां से यहां तक टेम्परेचर बढ़ा है 900 केल्विन माइनस 100 केल्विन। और ये टेम्परेचर कितनी लेंथ पर बढ़ा है 1000 मीटर पर बढ़ा है। अगर 1000 मीटर पर अगर इतना टेम्परेचर बढ़ा है तो x पर कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर इंटू x। इसका मतलब यहां से यहां तक टेम्परेचर बढ़ेगा 800 अपॉन 1000 इंटू x। 800 अपॉन 1000 इंटू एक्स। यहां का टेम्परेचर पहले 100 था तो यहां का टेम्परेचर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहां का टेम्परेचर होगा 100 तो पहले था और कितना बढ़ गया, बड़ा बढ़ गया है 800 अपॉन 1000 इंटू एक्स, दैट इज 100
प्लस 4/5 इंटू एक्स। चाहो थोड़ा वैल्यूज रख के देख लो। एक्स की वैल्यू को 0 रखना तो ये कैंसिल, टेम्परेचर आ गया 100, यहां पर तो 100 ही है। यहां पर कितना होगा, तो एक्स को 1000 रखो, 1000/5 बेटा कितना हो गया 200, 200 इंटू 4 कितना हो गया 800, 800 प्लस 100 कितना हो गया 900, यहां पर टेम्परेचर 900। अगर यहां पर टेम्परेचर पता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी पता है। यहां पर स्पीड ऑफ साउंड होगा √ऑफ गामा आर टी। टी कितना है 100 प्लस 4/5 इंटू एक्स अपॉन एम। लेकिन सर ये गामा आर एम ये तो दे नहीं रखे। कोई बात नहीं, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि यहां पर स्पीड ऑफ साउंड है 200 और गामा आर एम और टेम्परेचर बड़ा आपका कितना था 100। डिवाइड करोगे तो वी अपने आप आपके पास आ ही जाएगा। मैं इसे मिटा दूं, इसकी जरूरत है नहीं। एक बार मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा बड़े आराम से। मैंने v/200 किया तो दैट इज गामा आर से गामा आर, एम से एम कैंसिल, और मेरे पास आ गया √ऑफ 100 प्लस 4/5x अपॉन 100। बड़ा स्पीड ऑफ साउंड मेरे पास बड़े आराम से आ गया √ऑफ 1 प्लस x अपॉन 125 इंटू 100। ये बड़ा स्पीड ऑफ साउंड आ गई आपके पास। ये बड़ा आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ गई अलग अलग पॉइंट पे। क्या ये स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है क्या? बच्चे बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करें? तो करना तो आपको ये चाहिए कि इट शुड बी इक्वल टू dx अपॉन dt। वेलोसिटी इज ऑलवेज बड़ा क्या dx अपॉन dt। कौन सा बड़ा काम है, आसान सा काम है। इट शुड बी इक्वल टू dx अपॉन dt। मैं इस dt को ऊपर ले आता हूं, मेरे पास आ गया dt इंटू 100। 100 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस x अपॉन 125 की पावर -12 डी। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब बिल्कुल शुरुआत में टाइम 0 था तो x की वैल्यू 0 थी। फाइनली x की वैल्यू बढ़ते 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 जब 1000 हो जाएगी उस टाइम पर t की वैल्यू कितनी है मुझे ये निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड में तो 100 तो बाहर, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, 0 से t तक लिमिट लगाओगे तो यही आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -12 का इंटीग्रेशन होगा -12 प्लस 1, तो हाफ आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाई हाफ। बेटा डिवाइड बाई हाफ करोगे तो 2 ऊपर। खत्म नहीं हुआ है। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते थे, तो हम डिवाइड करेंगे 1/125 से, 1/125 से, तो बड़ा 125 ऊपर आ जाएगा। x की वैल्यू को कहां से कहां तक वेरी करना है? 1 से 1000, वो मैं अलग से लिख देता हूं, सॉरी 0 से 1000 कर देंगे। बेटा एक आखिरी स्टेप बचा है, अभी कर देते हैं। मेरे पास आ गया 100t इक्वल्स टू, बड़ा तो 250 आ गया, 250। x को 1000 रखो, 1000 रखा तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 1000 अपॉन 125 की पावर हाफ माइनस x को 0 रखो तो -1। मेरे पास आ गया 100t इज इक्वल्स टू 250, 1 प्लस बड़ा 1000 अपॉन 125 8 होता होगा, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 का रूट कितना हो गया 3।
मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई है बड़ा, कितनी आ गई है, 5 सेकंड आ गई क्या, जरा चेक करना। 250 इंटू टू बड़ा कितना आ गया, 500, 500 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया बेटा, 5 सेकेंड्स आ गया। बढ़िया आंसर है। नहीं बेटा, 1 मिनट, 250 एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक करना। ओह सॉरी बेटा, ये भी में ऊपर 200 क्या है, माय फॉल्ट। 200 बेटा, यहाँ पर 200, यहाँ पर 200 बेटा, 200 अब अच्छा हाँ 200, मेरी गलती बेटा, 200 अपॉन बेटा 250, 2.5 बेटा, 2.5 आंसर है, 2.5 सेकेंड आपका आंसर। बढ़िया आंसर आ गया। और हमने बिल्कुल बेसिक से किया, हमने कोई ऐसे बात जो याद कर रखी थी वो नहीं लगाई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बेटा स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी। स्पीड ऑफ साउंड अगर कांस्टेंट नहीं थी तो उस केस में ऑफ कोर्स बेटा हमारे जो हमने फॉर्मूला याद कर रखे थे वो इस तरह से वैलिड थे नहीं। तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे किया कि v इज सिंपली dx by dt एंड x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1000। ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज वेरी टफ, बट जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है अभी तक अपने 11th क्लास के सारे टॉपिक्स को, हो सकता है कि बेटा उनको ये स्पीड ऑफ साउंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको देखकर कुछ लगा हो। क्या लगा हो जरा देखना। स्पीड ऑफ साउंड इज 200 अपॉन 10, बेटा ये रूट को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 4/5 इंटू एक्स। v स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा देखना 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 100 प्लस 4/5 इंटू एक्स। हो सकता है कि उनको ये एक्सप्रेशन देख के हल्का फुल्का लग रहा हो कि ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस जैसा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा हो कि सर दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 प्लस 400 इंटू 4/5 इंटू एक्स। ऐसे लग रहा है जैसे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक्सप्रेशन बन पा रहा है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बना करता था। तो ये एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो साउंड है उसके पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और तो और आप वो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जरा चेक करो, u का स्क्वायर है 40000, तो u की वैल्यू आ गई 200। क्या सचमुच में u की वैल्यू 200 है क्या? यस। इसको अगर कंपेयर करूं तो 2a शुड बी दिस, तो मैं कह सकता हूं कि 2a शुड बी 400 इंटू 4/5, 2 से 2 कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 800/5, दैट इज 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारी जो साउंड है वो आगे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर जा रही है तो हम सारे के सारे वो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जैसे मेरे पास फॉर्मूला था, फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 600, इनिशियल वेलोसिटी है 200, एक्सेलरेशन है आपका 160 इंटू टी। टी की बेटा वैल्यू आ गई है 400 डिवाइड बाई 160, दैट कम्स आउट टू बी 5/2 सेकेंड। ये फॉर्मूला ना पसंद हो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एस डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा साउंड का 1000 शुड बी इक्वल टू यू टी, बेटा इनिशियल वेलोसिटी है 200 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा, दो रूट आएंगे, एक टाइम नेगेटिव आएगा एक टाइम पॉजिटिव आएगा। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव वाला वापस से आपके पास 2.5 आ जाएगा। इवन आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। ये सारे फॉर्मूले हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता लग गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कुल मिलाकर हमारी साउंड का यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है 1000, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा कितनी 200, फाइनल वेलोसिटी है 600 अपॉन 2 इंटू टाइम।
बेटा 200 और 600 400 400 सॉरी 800 800 डिवाइड 400 400 डिवाइड बाई बेटा 1000 2.5 टाइम की वैल्यू 2.5 कोई सा ही फॉर्मूला यूज कर लो। अब बेटा आपका काम बन जाएगा। आप इतने सारे तरीके से सिर्फ इसलिए सोल्व कर पा रहे हैं क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होता तो ऑफ कोर्स हमारे पास इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं था। मैंने जानबूझ के इंटीग्रेशन वाले से तरीके से भी सोल्व इसीलिए किया था कि आपके दिमाग में बात सेट हो जाए कि अगर एक्सेलरेशन कल को कांस्टेंट ना हुआ तो ऐसा लगेगा हम सवाल छोड़ देंगे, हम सवाल तो तब भी कर लेंगे, मैथमेटिक्स तो साथ देगी ना हमारे यार। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर ये एक्सेलरेशन जो है ना, जो आपने कंपेयर किया है, ये वाला तरीका सर मान लो स्ट्राइक ना करे मुझे, तो सर कोई जुगाड़ है क्या कि जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, जरूर है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कितना है इस बात को आप एक तरीके से और गवर्न कर सकते हो। कैसे? आपने v स्क्वायर निकाल लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हमने पहले भी किया बेटा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा 2v इंटू dv बाई डी एक्स। 400 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। 100 का डिफरेंशियल तो 0 प्लस 4/5, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1। 2 से बेटा 2 कैंसिल कर देना, यहां पर आ जाएगा 200। ये जो v dv बाई डी एक्स है यही तो हमारा होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आगे बेटा कितनी? बड़ा कितनी आ गई है? 160। अरे एक्सेलरेशन में x तो आया नहीं, इसका x के साथ एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, जैसे पसंद आए आपको वैसे कर लो। और एक बार जब एक्सेलरेशन 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, उसके बाद तो जो फॉर्मूला आपको पसंद आए उससे करो, बड़ा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इक्वेशन में t आना चाहिए, क्योंकि निकालना तो आपको t है कि साउंड को एक कोने से दूसरे कोने तक आने में समय कितना लगा। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ऐसा पावर या फिर इंटेंसिटी हम लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर भी पढ़ी थी, काफी हद तक वैसा सही यहां पर भी है। नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखना बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। सुनिएगा, मैं इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूं एंड डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इजी, है ना, बहुत इतना टफ काम नहीं है। और डेरिवेशन के पीछे कॉन्सेप्चुअल बात जो है वो मोर और लेस बेटा वही वेव ऑन स्ट्रिंग वाली सी बात है। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई साउंड का सोर्स, मैं एक बार के लिए ट्यूनिंग फोर्क ले रहा हूं ऐसे, और इसके सामने ऑफ कोर्स एयर है। मैंने स्टडी करने के लिए जानबूझ के ऐसा एक एयर कॉलम लिया। अरे मुझे वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी है पावर क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है? पावर क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हम पहले भी लिख चुके, चलिए वापस से लिख लेते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है इट इज पावर क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और पावर क्रॉस कर रहा है उसका मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम। पावर मींस एनर्जी ट्रांसफरिंग पर यूनिट टाइम। चलिए, मैंने ऐसे एयर का एक क्रॉस सेक्शन मान लिया इस तरह से। इस क्रॉस सेक्शन को मैं एक बार के लिए ए बोल देता हूं। जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा था तब ऑफ कोर्स बेटा सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे अपना रेस्ट में मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्यूनिंग फोर्क ने इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग गए, तो ऑफ कोर्स उनके पास एनर्जी आ गई। मैं मान लीजिए कि यहां पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ठीक है। मुझे इतना पता है
कि जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा था तब ऑफ कोर्स सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे थे। जैसे ट्यूनिंग फोर्क ने ये वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया एंड ऑफ कोर्स कोई ना कोई एनर्जी लगातार आगे की तरफ जा रही है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस लगातार आगे की तरफ जा रहा है। कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जा रही है वो पावर है, और कितना पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारी इंटेंसिटी है। पावर निकलता है फोर्स डॉट वी से। हम जानते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क के यूं ऑसिलेट करने के कारण यहां पर एक एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है और उसके कारण फोर्स लगता है एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। इधर वाला जो फ्लूइड होगा वो इधर वाले फ्लूइड पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे याद करो रस्सी के अंदर टेंशन, इधर वाली टेंशन बाकी वाली रस्सी पर फोर्स लगाया करते थे, बिल्कुल वैसे। तो ट्यूनिंग फोर्क के यूं ऑसिलेट करने के कारण यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। दैट एक्स्ट्रा फोर्स विल बी एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, और उसके कारण इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, और ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है याद कीजिए इसे हम लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल टी। इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी उसको हम लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल टी। तो पावर लिखना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है कि जो पावर है किसी भी टाइम पर दैट विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स भी इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, तो मैं जीरो ले लेता हूं। मेरे पास आ गया दैट इज P इंटू ए इंटू डेल एस बाई डेल टी। ठीक है ना। ये एक्सेस प्रेशर हम लोगों को पहले से लिखना आता है, दैट इज माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स इंटू एरिया इंटू डेल एस बाई डेल टी। सर मुझे तो इंटेंसिटी चाहिए, बट अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो इंटेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज पावर डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। बड़ा एरिया को नीचे ले आओ, मेरे पास आ गया है दैट इज माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल एस बाई डेल टी। जनरल फॉर्मूला तो ये आ गया, लेकिन हम बेटा तुम जानते हो कि साइनोसॉइडल वेव के लिए ही सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। एस की इक्वेशन में ऐसे लिख लो, एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो डेल एस बाई डेल टी क्या होगा बड़ा करना जरा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास आएगा एस नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। इसी तरह से डेल एस बाई डेल एक्स क्या आएगा बड़ा करना जरा डिफरेंशिएट, माइनस एस नॉट के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। इनको मैंने पटका, बड़ा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी ठीक है, एस नॉट ऑफ कोर्स एस नॉट का स्क्वायर ओमेगा इंटू के इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। किसी भी टी पर किसी भी एक्स पर ये आपकी इंटेंसिटी है। लेकिन मेरे बच्चों को याद है कि सर है ना एवरेज इंटेंसिटी का और एवरेज पावर का फॉर्मूला याद कराते हैं। सर कभी नहीं कहते कि किसी भी टी पर किसी भी एक्स पर आपकी इंटेंसिटी क्या है उसका फॉर्मूला याद करो। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इंटेंसिटी का एवरेज क्या होगा, तो बेटा मैं फिर से प्रूव नहीं कर रहा, मगर कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगी। इसका एवरेज आपका हाफ आएगा एंड द एवरेज इंटेंसिटी विल बी बी एस नॉट का स्क्वायर ओमेगा के अपॉन टू। दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी के खूब सारे फॉर्मूले आ सकते हैं, हम लिखते हैं। जैसे आप चाहो तो बल्क मॉडुलस को हटा सकते हो। सर कैसे? स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो बल्क मॉडुलस को आप लिख सकते हो रो इंटू वी स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया रो इंटू स्पीड ऑफ साउंड का स्क्वायर एस नॉट का स्क्वायर ओमेगा के अपॉन टू। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला और आ गया। अगर आपको के पसंद ना हो तो आप के को लिख सकते हो ओमेगा बाई वी। क्या लिख सकते हो बेटा? ओमेगा बाई वी। ओमेगा बाई वी लिखा तो एक वी तो कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर रो वी अपॉन टू। बढ़िया है। ओमेगा की टर्म में तो अच्छा है। ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को 2 पाई एफ लिखा तो ऊपर आ गया 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, एक 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर रो वी। तो
तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला मेरे पास, अब इतने सारे फॉर्मूले हैं, कोई सा एक याद करना है बेटा, कोई सा भी याद रख लो। मैं ये वाला याद रख रहा हूं 2π² f² s0 स्क्वायर रो इनटू v। सर यही वाला आप क्यों याद कर रहे हो बेटा? यही वाला फॉर्मूला मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला मैंने इंटेंसिटी का आप लोगों को स्ट्रिंग वेव के अंदर भी याद कराया था। वहां पर बेटा हमने शायद ऐसे लिखा होगा 2π² f² a² रो इनटू v। ए था आपकी रस्सी का ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, और यहां पर एस नोट है आपके मीडियम पार्टिकल का, एयर पार्टिकल का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड। ये ए भी एम्पलीट्यूड था, ये आपका एस नोट भी एम्पलीट्यूड था, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है और ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। दोनों ही एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2π² f² s0 स्क्वायर रो इनटू v। यू हैव टू रिमेंबर इट। भले ही आपको डेरिवेशन आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कुछ सवालों के अंदर s0 ना देकर p0 दे रखा होता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा होता है और इंटेंसिटी पूछ लेते हैं। तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, p0 से s0 मुझे निकालना आता है, p0 = b के s0। सर वहां से s0 उठा लूंगा और यहां रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन क्यों ना हम थोड़ा काम आसान कर लें, हम एक फॉर्मूला p0 की टर्म में भी याद कर लेते हैं कि मान लो कभी सवाल के अंदर s0 ना दे रखा हो और p0 दे रखा हो, प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा हो, तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज कर लें। तो आप एक काम कर सकते हो, इनमें से कोई सा फॉर्मूला पकड़ो और s0 को उड़ाओ। तो चलो बेटा, मेरे पास एवरेज इंटेंसिटी में b ठीक है, ओमेगा ठीक है, k ठीक है, 2 ठीक है। s0 को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा, क्या p0 अपॉन b के। बड़ा याद तो है ना फॉर्मूला आपको, p0 इज b के s0। यहां पर s0 का स्क्वायर था तो p0 का स्क्वायर b² k²। b से b कैंसिल, k से k कैंसिल। आपके पास इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया है, p0 का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 टाइम्स b के। आपको b पसंद नहीं है, आप कह सकते हो सर अक्सर सवालों में बल्क मॉडुलस दे नहीं रखा होता। कोई बात नहीं बेटा, इसको आप ऐसे लिख दो, p0 का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 टाइम्स बल्क मॉडुलस को मैं लिख सकता हूं रो इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। आपको k पसंद ना हो तो k को आप बेटा हमेशा लिख सकते हो ओमेगा बाई k को आप बेटा हमेशा लिख सकते हो ओमेगा बाई v। v से v कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। मेरे पास इंटेंसिटी के खूब सारे फॉर्मूले आ गए, जिसमें से मुझे ये वाला फॉर्मूला पसंद है, p0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो v। बेटा इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि कोई सा भी याद ना करो। इसका ये अर्थ है कि कोई से भी 2 याद कर लो। मुझे ये वाले दोनों फॉर्मूले याद रहते हैं। कोई आधी रात को भी उठाकर पूछे कि साउंड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मैं उससे पूछूंगा कि किस टर्म में पूछना चाहते हो। डिस्प्लेसमेंट की टर्म में तो 2π² f² s0 का स्क्वायर रो v, और प्रेशर की टर्म्स में p0 का स्क्वायर अपॉन 2 रो v। हालांकि फॉर्मूले हमने और भी देखे, लेकिन इतने सारे याद करने का मतलब है नहीं, कन्वर्जन तो हम कर ही लेंगे। कोई से भी ये 2 याद रख लो, हमारा काम बड़े आराम से ऐसे ही बन जाएगा बेटा, हमारा काम तो ऐसे बन जाएगा। सो कोई से भी 2 इंटेंसिटी के फॉर्मूले याद कर सकते हो, हमारा काम बन जाएगा। यहां से मैं एक बात और बोलूंगा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी की यूनिट मेरे शायद सारे के सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि यह है पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो यूनिट होगी बेटा, दैट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसके अगर डायमेंशन पूछेगा तो वाट की डायमेंशन बेटा याद करो, mL/T-3 हुआ करती थी। नीचे बेटा मीटर स्क्वायर से डिवाइड, तो L स्क्वायर कैंसिल, हम इसको m/T-3 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इंटेंसिटी की डायमेंशन भी आ गई। ये सारे काम थोड़ा ठीक है, ऑब्वियस बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0 स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s0 का स्क्वायर।
ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल बेटा आपको शीट में HC में जगह जगह दिख जाएंगे जिसमें ऐसा लिखा होगा, जैसे मैं सवाल करा नहीं रहा, मैं सिर्फ सीधा वैल्यूज बोल रहा हूं। ऐसा सवाल दे रखा होगा कि कोई स्पीकर है बेटा, ठीक है, वो आवाज निकाल रहा है, उस आवाज निकालने के कारण किसी पॉइंट जो है वो यूं यूं ऑसिलेट कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 1 माइक्रोमीटर है। उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 1 माइक्रोमीटर है तो इंटेंसिटी जो है वो 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब जो हमारा स्पीकर है, हमारा जो म्यूजिक प्लेयर है, उसका हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, आवाज बढ़ा दी। आवाज बढ़ा दी तो ये वाला जो पार्टिकल है ये अब 2 माइक्रोमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लग गया। अगर ये 2 माइक्रोमीटर के एम्पलीट्यूड से अगर ऑसिलेट करने लग गया तो बताओ कि अब यहां पर इंटेंसिटी कितनी है। तो आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड अगर दुगना हो गया तो इंटेंसिटी हमारी दुगनी नहीं हुई है, 4 गुनी हो गई है। और नई वाली जो इंटेंसिटी आएगी आपके पास 8 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। 2 की 4 टाइम्स मतलब 8 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। फेयर इनफ। अगर मैंने आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दी तो आपका ये वाला जो पार्टिकल है सवाल में दे रखा है कि 3 माइक्रोमीटर से ऑसिलेट करने लग गया। अरे भाई 3 माइक्रोमीटर से अगर ऑसिलेट करने लग गया तो एम्पलीट्यूड आपका 3 टाइम्स हो गया है। एम्पलीट्यूड अगर आपका 3 टाइम्स हो गया है तो आपकी इंटेंसिटी 3 टाइम्स नहीं बेटा 9 टाइम्स हो गई है। 2 तो पहले थी बेटा, ये 18 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गई है। तो इस तरह के सवाल आपको HCV के अंदर, शीट के अंदर अलग अलग बुक्स में दिख जाएंगे। ये वाले सवाल थोड़ा सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 का स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 का स्क्वायर। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं।